आज संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और हमारे साथ बात करने के लिए प्रतापगढ़ के सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी मौजूद हैं, जो एक शिक्षाविद हैं। शिक्षाविद के रूप में काफ़ी मशहूर हैं, इनके तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं। डॉक्टर साहब, बाबा साहब का जन्मदिन है, संविधान के रचयिता हैं और देश में संविधान किस स्थिति में है? देश में ये सरकार संविधान बदलने के उसमें है, अपनी जिसमें उनकी पार्टी को उनको खुद को लाभ होगा, पूंजीपतियों का लाभ होगा, वैसे वैसे वो कानून में संशोधन करते जा रहे हैं। इसलिए स्थिति बहुत भयावह है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उनकी जयंती आज है, उस जो संविधान लिखा था उसमें काफ़ी बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव में एक बहुत ही फ्रॉडुलेंट तरीके से वो काम हुआ है कि जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन में 3 लोग होते थे। एक होता था प्रधानमंत्री, एक होता है नेता प्रतिपक्ष और एक होता था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन्होंने चीफ जस्टिस को हटा कर के अपने साथी एक मंत्री को कर दिया है, जिससे कि मनचाहे तरीके से जिसको चाहे इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट करें और इलेक्शन में धांधली कर सकें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो ये लोग बहुत से ऐसे कानून बनाते जा रहे हैं जिससे जो है आम जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। अब यही देख लो, पैसा लगता है कोई भी एयरपोर्ट बनने में सरकार का, यानी कि टैक्स पेड मतलब जनता का पैसा, लेकिन उसका संचालन करने लगते हैं अडानी जी। तो कैसे पैसा साइफन हो उन लोगों के खाते में, इस पर सरकार काम कर रही है, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति है। भविष्य क्या होगा इस देश का समझ में नहीं आ रहा। अभी आपने डेवलपमेंट की बात की, एयरपोर्ट की बात की, तो उत्तर प्रदेश में तमाम एयरपोर्ट बनाए गए नए नए, लेकिन वो सारे के सारे बंद होते जा रहे हैं। इसके पीछे भी सरकार की नीति है। वो सिर्फ कहने को लिए संख्या गिनाते हैं। संख्या के लिए भी देखिए, कुशीनगर का एयरपोर्ट जहां पर विदेशी सैलानी भी आते हैं, 1-2 फ्लाइटें आने के बाद बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि उन्हें गोरखपुर का एयरपोर्ट चलाना था। जब एक बन चुका है, पहले से ही इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके इतना पैसा लगा, इतनी ज़मीन एक्वायर हुई, रनवे से लेके हर चीज़ एकदम कंप्लीट है, लेकिन उसे बंद कर दिया। और गोरखपुर का चालू है, जहां बहुत न के बराबर फ्लाइट हैं, न कोई विदेश से आएंगे न कुछ। और जिससे अगर कुशीनगर का चलता, ऐसे ही हर जगह ये लोग बस घोषणा कर देते हैं दिखावे के लिए, लेकिन उसमें कोई सुविधाएं या आगे चल कर नहीं, इसीलिए सब बंद हो रहे हैं। मोदी जी ने बंगाल चुनाव में ये दावा किया है कि सरकार अगर हमारी बनती है तो जितने भी रेप केसेज बंद हैं उनको रीओपन किया जाएगा। रेप केसेस जो अगर बंद हैं तो अच्छी बात है, तो ओपन होने ही चाहिए, किसी की भी सरकार हो। पहली बात, रेप होने ही नहीं चाहिए। ये तो एक महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है। और रेप केसेस तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत होते हैं और छुपा दिए जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। लेकिन इस मामले में तो बंगाल टॉप 10 में भी नहीं आता है। टॉप 10 में हिंदी भाषी राज्य है। बिल्कुल सही है, लेकिन अब चूंकि उन्हें कोई मुद्दा दिखाना है जिससे कि आगे के उसमें जो है ये रहे कि यहाँ रेप केसेज होते हैं, वो जाति उस पर करते हैं, जाति धर्म की बात करते हुए कि इसका हिंदू लड़कियों से रेप कराया जाता है, उनका रेप किया जाता है। तो ये सब बातें हैं, वो हिडन इनका एजेंडा होता है, कैसे जो है कम्युनल बातें कर करके आपस में बांटा जाए। तो ये हम तो ये कहेंगे उस पर सख्ती की जाए, जहाँ कहीं भी हो। आप अपने प्रदेशों में देखिए, जहाँ डबल इंजन की सरकार बताते हैं, वहाँ भी जम के यही होता है। टॉप 10 में डबल इंजन की ही सरकारें हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये अगर रेप के मामले ये जिस तरह से दावा किया जा रहा है, क्या बंगाल में ही रीओपन होना चाहिए या ये जो टॉप 10 है उनमें भी रीओपन होने चाहिए? 100% पूरे देश में होना चाहिए। कहीं भी अगर किसी महिला के साथ अत्याचार होता है तो वो तत्काल बंद होना चाहिए, और ऐसे उन पर अत्याचार करने वाले, रेप करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वो किसी भी प्रदेश में हो, चाहे इनकी डबल इंजन की सरकार वाले प्रदेश हो। जबकि
रेप के मामले में टॉप 10 में इन्हीं की सरकार है। जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं वही राज्य है। आप शिक्षाविद हैं तो एक शिक्षा से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल है और अहम है, इसलिए कि जो लोग अपनी नौकरियां लगभग 50 साल की उम्र तक कर चुके हैं शिक्षा विभाग में, चाहे बेसिक शिक्षा हो या जूनियर सेक्शन हो, अब उनको टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो जिस तरह से इनसे मल्टी वर्कर के रूप में काम लिया जाता है, चाहे वो चुनाव हो, SIR हो, और हर तरह का काम इनके जिम्मे रहता है, तो पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है। तो क्या लग रहा है ये इस तरह का जो किया गया है फैसला, अदालत द्वारा किया गया है, हालांकि इसमें सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ये करना चाहिए कि अगर पहले से अपॉइंटेड लोग हैं, उनकी वो उस समय वो पात्र रहे होंगे तभी वो अपॉइंट किए गए, और उनको अगर 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद कहा जाए कि अब तुम्हें TET पास करना है अगर टीचर बने रहना है, तो ये बहुत ही गलत है, अन्यायपूर्ण स्थिति है। इसको सरकार को अध्यादेश ला करके ख़त्म करना चाहिए। शिक्षकों को तो वैसे भी पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है, तमाम योजनाओं में उनको लगा दिया जाता है। अभी इस सेशन की बात करें जो बीता हुआ है, तो इसमें 2 से 3 महीने ही शिक्षकों को मौका मिला विद्यालय में पढ़ाने का, बाकी उनको SIR में, पंचायत चुनाव में और अब जनगणना में लगाया जा रहा है। ये बस ये सच है, शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य सब कामों में लगाया जाता है। मैंने अपने हाउस में भी इस बात को उठाया था कि शिक्षकों, अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो पहले शिक्षकों को गुरु बनाइए, उनसे जो है दूसरे काम मत लीजिए। अगर वो पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे तो हमारी जनरेशन सुधरेगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इस बात को मैंने सदन में उठाया था। TET वाली बात भी मैंने, ये जो कानून था जो ज़बरदस्ती जो है कि इसको पास करना ही अनिवार्य है TET, तो इसके पर भी हमने अभी हाल ही में हमने उठाया था। तो इसके हम खिलाफ हैं और इसको सरकार को अध्यादेश ला करके समाप्त करना चाहिए। ये जो शिक्षकों के साथ हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना ज़रूरी है या इनको रिटायर करना ज़रूरी है जबरिया? क्योंकि तमाम विद्यालय बंद होते जा रहे हैं। देश में करीब 93 लाख विद्यालय बंद हो चुके हैं और ज़्यादातर स्कूलों में एकल संचालन हो रहा है, एक टीचर है या कहीं कहीं तो शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा है। ये सही है, इसीलिए हमारा देश पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार का ध्यान एजुकेशन पर बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का बजट कम से कम 6% होना चाहिए। जो विकसित देश हैं उनके कुल बजट का 6% से ज़्यादा ही होता है उनके शिक्षा का बजट, इसीलिए वो देश विकसित हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ 3% भी नहीं है, 3% से भी कम जो है शिक्षा का बजट कर दिया गया है इस सरकार में, क्योंकि न वेतन देना पड़े न बच्चों को पढ़ाना पड़े। वो तो चाहते हैं कि बस पैदा हो गए हैं तो जीने के लिए हम 5 किलो राशन दे देंगे, और मजदूर सबको चाहते हैं कि सारे के सारे मजदूर ही पैदा हों। तो सरकार की नीति है पूंजीपतियों को बढ़ावा देना और शिक्षा को ख़त्म करके आम आदमी को गरीब बनाना। वैसे तो भारत विश्व गुरु के रूप में विख्यात है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि नेपाल से हमें नसीहत लेनी चाहिए शिक्षा के मामले में? बहुत ये क्रांतिकारी बात है कि जब सरकार मतलब जो है अकर्मण्य हो जाए, काम न करे, तो इसमें तो एक ये भी रास्ता है, तो नेपाल वाली स्थिति भी हो सकती है भविष्य में। तो ये थे प्रतापगढ़ सांसद SP सिंह पटेल। हालांकि 5 मूलभूत आवश्यकताओं में आम लोगों के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ शिक्षा का स्तर ही गिरता जा रहा है। आने वाला समय बताएगा कि क्या स्थितियाँ बनती हैं, देश शिक्षा के रास्ते पर प्रगति करेगा या फिर शिक्षा समाप्त तो होती जाएगी। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।